कोई भी बताने हाँ से जी। पहले। ठीक है, अभी हम D9 का बात कर रहे थे, याद है तो आपको D9 का तो ये सारे पढ़ लिए हमने, आप भी पढ़ लिए होंगे। तो हम डी डायरेक्ट नाइन हाँ। D9 जी का हाँ। डायरेक्ट हम D9 का एक्सप्लेनेशन में चले, ये एक बार देखना है। D9 बताती है कि आपका वाइफ वाइफ के बारे में और मैरिज के बारे में। तो D9 में चर राशि का तो खुद से ही चालू हो जाता है, स्थिर राशि का 9th से चालू होता है, ड्यूअल राशि का 5वें स्थान से, वहाँ से 5वें स्थान से चालू हो जाता है हमारा प्लेसमेंट करना। ठीक है, उसमें चंद्र कौन सा स्थान में है वो देख के वो देवता, इंसान, राक्षस कोई भी है उसका कैरेक्टर पता चल जाते हैं, वर्गोत्तम भी ले लेते हैं। तो ये तो सारे आपको पढ़ लिया होगा ना, आपने देख लिया, इसके बारे में दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है ना। इसमें इम्पोर्टेंट है। पढ़ा सर ये। हाँ, पढ़ा है, पुष्कर नवांसा पढ़ लिया आपने। 64th नवांसा आपको याद होगा, 64th तो मरण के लिए वो हो जाता है। 64th नवांसा चंद्र से कर देते हैं। चंद्र का जितना भी डिग्री है वो डिग्री चंद्र से 8वीं प्लेस में जाके 8वें भाव में जाके वहाँ पे रखते हैं। वहाँ पे रख के उसका नवांसा कौन सा है गिन के कैलकुलेट कर देते हैं। चंद्र का उस जहाँ पे नवांसा आ गया, चंद्र का डिग्री का नवांसा, उस राशि का अधिपति का दशा जब भी आता है वो आपको नष्ट देगा। अगर चंद्र उस राशि में प्रवेश करता है लाइफ में, कभी भी गोचार, चंद्र गोचार उस राशि में आ जाती है तो 99% उनका मृत्यु हो जाती है। ये इट इज इक्वल टू कौन सा है था डिकेंट में का मतलब त्रिकोणा में, कौन सा त्रिकोण था? दृक्कोण, दृक्कोण कौन सा दृक्कोण था? 22वां दृक्कोण। 22 हाँ। हाँ, 22वां 22nd खारद रखोना, तो उसी का हिसाब से होता है। अच्छा, लो हम D9 का थोड़ा सा कर देते हैं एक्सप्लेनेशन कैसे हो जाता है। कि मैंने यहाँ पे ऐसे लिख लिया 1 to 9 का 3 to डिग्रीज में कन्वर्ट कर दिया तो इतना इतना डिग्रीज पे है। अभी पहले हम देख लेते हैं, कोई भी मैंने कहा कि पहले जो भी लिखते हैं लग्न कौन है, लग्नपति, लग्न का अधिपति कौन है, वो कहाँ पे बैठा है, क्या है, यही देखना है, उसके ऊपर दृष्टि क्या है। तो हम ये तो D9 है, वाइफ के बारे में बताती है और मैरिज के बारे में। मैरिज कब कब होगा ये तो यहाँ पे ऑलरेडी है, लिख लिया। सेवंथ अधिपति 12th में शादी 25 ईयर्स के हो जाता है। D9 का लग्नेश D1 के अंदर में रहता है तो अर्ली शादी हो जाएगा, ये सारे ऐसा है। उसी हिसाब से सिर्फ ये D9 कॉन्सेंट्रेशन करती है कि मैरिज वगैरह में है, तो उसी का 3-4 पॉइंट्स कैसे D9 को एक्सप्लेन वो कर देते हो। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि लग्न है, लग्न, लग्नाधिपति बुध है, मिथुन लग्न हो गया, लग्न है। तो यहाँ पे चंद्र कहाँ पे है? चंद्र, चंद्र लग्न में ही है। चंद्र 7 डिग्री 17 है, 7 डिग्री 17 मतलब यहाँ पे थर्ड में आ गया। थर्ड में आ गया तो उसका कैरेक्टर क्या है? राक्षस कैरेक्टर है, उस बंदा का कैरेक्टर ही राक्षस है। तो ये कैसे कैरेक्टर है इसका D9 में है ना, ये कि याद रख लेना, देव, इंसान, देवता, इंसान, राक्षस, देवता, इंसान, राक्षस, देवता, इंसान, राक्षस, यही ऑर्डर है। ये कर दिया तो आप सीधा आप पकड़ लेते हो। देवता का कैसे हो गया? 1 हो गया, देवता, इंसान, राक्षस 4, देवता, इंसान, राक्षस। तो हर 3 के बाद वो रिपीट हो जाती है। तो ये थर्ड में आ गया तो ये राक्षस स्वभाव बंदा है। ये एक पॉइंट आपको पता चल जाती है। ये डायनामिक D9 का प्रिडिक्शंस है का मतलब क्या बोलते हैं इसके, एनालिसिस है, D9 एनालिसिस है। तो वर्गोत्तम, वर्गोत्तम हमने बता दिया कि यहाँ पे दोनों कोई भी ग्रह यहाँ पे भी उसी राशि में, यहाँ पे भी उसी राशि में रहते हैं तो वो वर्गोत्तम हो जाता है। इसमें वर्गोत्तम का है वो पकड़ लेते हैं हम, वर्गोत्तम पकड़ लिए तो कुज है वर्गोत्तम। ये मार्स, कुछ ग्रह 7वीं में है, यहाँ पे भी 7वीं में मार्स है, ये भी कुछ पाप राशि है। नेचुरल बेनिफिक्स, नेचुरल मेलफिक्स आपको पता है, याद है? चंद्र प्रकाश जी, एस्पेक्ट मतलब है दृष्टि, हम दृष्टि दृष्टि बोलते हैं ना, वो ये एस्पेक्ट मतलब, आप अंग्रेजी बुक पढ़ रहे होंगे। एस्पेक्ट मतलब है नहीं, मैं पढ़ नहीं रहा, मैं तो सर उस शब्द को उसको मीनिंग ढूंढ रहा था क्या अच्छा मतलब अच्छा, एस्पेक्ट मतलब दृष्टि है सिर्फ, कौन एस्पेक्ट कर रहे हैं वहां पे, ऐसा करके वो कौन किसका दृष्टि है। तो यहाँ पे है ना कुछ कुछ आप ना ये
इसमें है ना, हाँ, ज्योतिष में ही आपको माइंड में ये भी रखना है कि नेचुरल बेनिफिक कौन है, नेचुरल मेलिफिक कौन है। नेचुरल शुभ कारक, नेचुरल सहज शुभ कारक, सहज पाप कारक। तो इसमें क्या है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ऐसा है ना, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार ये तीनों दिन मंडे के साथ, मंडे चंद्र, बुध गुरु शुक्र, ये नेचुरल है। बुध गुरु शुक्र, बुधवार गुरुवार शुक्रवार ये नेचुरल है। हनुमान जी का कौन सा दिन है? मंगलवार और शनिवार। तो मंगल ग्रह और शनि ग्रह ये याद रख लेना, याद रखने के लिए है, हनुमान जी को उसमें मत डालना। तो आपको याद रखने के लिए सूर्य के साथ संडे और मंगल शनि, ये राहु केतु ऑब्वियसली पापी ग्रह है। मंगल शनि ये दोनों याद रखने के लिए आप हनुमान जी का डेज याद रख लो। तो सूर्य के साथ ये तीनों राहु केतु ऐड करके पांचों वो है नेचुरल मेलिफिक्स है, सहज पाप ग्रह है। और चंद्र, बुध गुरु शुक्र ये तीनों, ये चारों आपको नेचुरल बेनिफिट्स है, वो याद रख लीजिएगा। ये कुछ है आपका इस कुंडली का कुछ पाप ग्रह है, वो कारक हो गया, तो वर्गोत्तम हो गया। वर्गोत्तम का जनरली शुभ है, तो उनका इन दोनों में वर्गोत्तम जो भी है, हमारा ऊपर पॉइंट लिखा हुआ है कि उनका दशा बहुत अच्छा चलेगा। और हमने ऊपर बोला था कि जल राशि में 4, 8, 9 नवामसा, जल राशि कौन सा 4, 8, 9 है, उसमें 1 फर्स्ट या तीसरा नवामसा आ जाती है, उनका दशा भी बहुत अच्छा चलता है। वायु राशि मतलब ये 3, 4, 11 वायु राशि है। भूमि राशियों को 2 या 1, 2, 3 है, आग, भूमि, वायु, जल, आग, भूमि, वायु, जल, ऐसे ही आप नंबरिंग कर दोगे ना, ये ऑर्डर है। तो आग राशि का, फायर राशि का 1, 5, 9 इज अ फायर राशि, दीज आर फायर राशि। इनका जो 1, 5, 9 में 1 में कोई नहीं है, 5 में एक केतु है। केतु कौन सा में इसमें है? 8 मिनट में है, 8 डिग्री में। 8 डिग्री मतलब तीसरा हो गया, तीसरा तो वो शुभ नहीं है। का मतलब ये यहाँ पे क्लियरली लिखा है, जल राशि में, जल राशि 4, 8, 12 में कोई भी ग्रह है और वो ग्रह 1, 3 में है, नवामसा 1 ये 3rd में होता है, तो वो शुभ चलेगा। उनका दशा, ये उनका टाइम जो भी अंतरदशा आता है, उस टाइम पे उनका बहुत अच्छा चलेगा। तो जो जल राशि 2, 4, 8, 7 है, ये इसका अगर पकड़ लेते हैं, 4 में कोई नहीं है। 8 कौन है? 8 में वेनस है, शुक्र। 8 में शुक्र है, शुक्र 16 डिग्री का है, 16 डिग्री 01 मिनट है, 16 डिग्री 01 मिनट है, तो 5th में आ गया। फिफ्थ का नहीं है, 1, 3 है। 1, 3 में अगर होता है, ये शुभ चलेगा। तो ये ऐसा है कि अगर मैं इनका कुंडली में देखता हूँ, ये पॉइंट्स D9 का एक्सप्लेनेशन में जाना है, एनालिसिस में जाना है, ये कोई अच्छा है क्या? यहाँ पे तो कोई ऐसा अच्छा वाला कुछ भी नहीं है, ये तो बगल में रख लेते हैं। 3rd पॉइंट हम देखते हैं कि इसका 64th का नष्ट जो देने वाला है, उसका देख लेते हैं। 64th कौन सा होगा? हमने कहा कि ये मून का 64th कैसे पकड़ते हैं? मून का डिग्रीज जो है, डिग्रीज वो यहाँ से 8वीं भाव में जाके वहां पे रखना है। तो 8वीं भाव में मतलब यहाँ से सीधा लग्न में ही पड़ा है, वो सीधा 8वीं भाव में आ जाओगे। यहाँ पे 8वीं भाव यहाँ पे है ना, ये 10 जहाँ पे लिखा है वहां पे 8वीं भाव, 8, 9, 10 ना, ये 8वीं भाव है। यहाँ पे हम रखेंगे 7 डिग्री, 7 डिग्री ये कौन सा है? 10 चर राशि है, स्थिर राशि है, ये ड्यूअल राशि है। 10 कौन सा हो जाएगा? चर राशि हो जाएगा, मूवेबल चर राशि। वो ये मूवबल मतलब चर राशि। चर राशि में अगर नवामसा गिनते हैं तो उसी राशि से चालू होगा, या 9th से चालू होगा, वो 5 से चालू होगा, उसी से चालू होगा। तो मून को लेके यहाँ पे हमने रखे 7th डिग्री के, तो 7th डिग्री कहाँ पे आ रहे हैं? यहाँ पे देख लिया तो सीधा। तो ये ऐसे छोटा छोटा मैं यहाँ पे इसलिए रख रहा हूँ कि आपको है ना, आप जब भी एनालिसिस करते हो ऐसे बगल में लिख लेना, वो पेज में है ना सारे ऊपर से नीचे साइड में सारे लिख लेना। लिख लिया तो कहना बीच में आप कुंडली रखोगे, किसी का भी कुंडली, तो उससे तुरंत कंपेयर कर दोगे, हाँ इससे, हाँ ये है, ये कर। यहाँ पे लिख लिया तो आपको गिनने का जरूरत नहीं है कितना डिग्री है, ये तो 7 डिग्री आ गया। 7 डिग्री मतलब यहाँ पे आएगा, तीसरा में आ गया। चंद्र है, ऑलरेडी हमने बोलते हैं कि चंद्र राक्षस का है, तीसरा में आ गया। तो
यहाँ से चालू होकर तीसरा कहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे 12वीं राशि में है, ये पावरफुल पोजीशन में वो है। मगर ये किसके पोजीशन में है, वो कौन सा राशि में है, मीन राशि में है। उसका अधिपति कौन है, जुपिटर है, और जुपिटर वहीं पे बैठा है, तो ये पाप ग्रह है इसका। तो इसका जो है 64th का मतलब इसका अधिपति, भाव का अधिपति गुरु है। जहाँ पे 64th नवांशा चला गया चंद्रा का, गुरु का दशा में इनका बहुत कष्ट काल, नष्ट काल चलेगा। गुरु जब भी अंतर्दशा आ जाता है, किसी का भी दशा में अंतर्दशा आ जाता है गुरु का अंतर्दशा, तो उनका पूरा प्रॉब्लम चलेगा। तो आप अंतर्दशा ये गिनती करोगे ना, इस साल से इस साल तक आपका ये अंतर्दशा, किसी का भी महादशा चल रहा है, उसके अंदर आ रहा है आपका गुरु का अंतर्दशा, उसका अंदर गुरु का अंतर्दशा इस साल से, फॉर एग्जांपल 2024 से 2030 तक किसी का दशा चल रहा है, उसी में गुरु का दशा आ रहा है, अंतर्दशा आ रहा है सिर्फ 1 साल तक, बीच में 27 to 28 मान लो, 27 to 28, तो उसका वर्षफल जब बताओगे का मतलब आपका है ना उस बंदा को बताओगे कि 2027-28 में आपका दशा बहुत खराब चलने वाला है, तो क्या करना है, वो तो सीधा बता दोगे, यही तो उनको चाहिए कि कौन सा साल में मुझे क्या चलने वाला है। तो आपको क्या चाहिए, आपको अल्टीमेटली जितना भी ये हम पढ़ के आगे जा रहे हैं, अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, कौन सा ईयर में दशा अंतरदशा, इसका ही एनालिसिस चाहिए किसी का भी, वो दे दिए तो हम बता देंगे। तो इस साल में 27 to 29 तक इसका दशा चल रहा है, इसका अंतरदशा चल रहा है, इस साल में वो नष्ट देगा। तो उसके अंदर भी हम घुस के, तो उसमें ये महीने से ये इस महीने तक इसका अंतरदशा, अंतर में अंतरदशा चल रहा है, सूक्ष्म दशा चल रहा है, विदशा चल रहा है, तो इस साल में इस टाइम पे इस मंथ में आपको ये चलेगा, तो निर्धारण क्लियरली हो जाता है। तो अंतर्दशा महादशा अंतर्दशा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी जब भी गुरु ये आएगा, अंतर्दशा या महादशा आएगा, इस बंदा को मृत्यु का मतलब नष्ट आएगा। अगर चंद्र इस राशि में, कौन सा राशि में पड़ा है, मीन राशि, मीन राशि में गोचार हो जाता है, उस टाइम पे उनका डेथ होने का, चंद्र गोचार मृत्यु भय, तो मृत्यु होने का संभावना है। तो आप इससे आपको पता चल जाती है कि इनका कितना साल है, तो गुरु महादशा कितना साल में, कितना उम्र में आने वाला है, तब पता चल जाएगा। हाँ, इसको 60 साल के बाद आ रहे, तो इनका 60 साल तक लाइफ है, इसके बाद राम भरोसे है। ये आप क्लियर कर सकते हो। पॉइंट्स नोट डाउन कर रहे हो ना, नोट डाउन मतलब माइंड में लिखने का जरूरत नहीं, कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसा बातों में आ जाता है ना, तो आपको ग्रास्प जी करना जी पड़ेगा। तो ये ऐसा हो गया कि ये गुरु का नष्ट फल आ जाता है। और ये हमने बात कर दिया कि ये आयुष के लिए अल्पायुष या दीर्घायुष, इसके लिए हमने क्लियरली यहाँ पे पॉइंट एक, वो पाप ग्रह है तो जिसमें उसका 64th है, 64th D9 में चंद्र स्थित राशि अधिपति, D9 में चंद्र जिस राशि पे है उसका अधिपति अगर पाप है तो अल्पायुष होगा, और तटस्थ है, अल्पायुष मतलब 30 साल का आसपास, तटस्थ है मध्य में 30 से 60 ऐसा है, 30 से 60 70 ऐसी है कि टाइम टू टाइम वो तो चेंज हो जा रहा है। और शुभ है, शुभ ग्रह है, वो तो दीर्घायु है, 70-80 के ऊपर चला जाएगा। तो अभी इसका वो पॉइंट एनालिसिस कर देते हैं। तो D9 में चंद्र कहाँ पे पड़ा है, चंद्र आके यहाँ पे धनु राशि में पड़ा है। धनु राशि किसका है, अगेन देखो गुरु का है, मतलब कुल मिला के इनका गुरु पाप कारक हो गया, मृत्यु कारक हो गया इनका। गुरु दशा जब भी चलता है, गुरु अंतरदशा जब भी चलता है, इनका अप्रमत्त रहना पड़ेगा। उस टाइम पे बोलेंगे कि क्या बोलते हैं, वर्ष कुंडली देख लेते हैं ना, वर्ष कुंडली में तो उसी हिसाब से वाहन भय है, तुम वाहन नहीं चलाना है, किसी के साथ चलते रहो, ये सारे हम बता सकते हैं। गुरु का हाँ इनका चल रहा है, दशा आ रहा है, महादशा आ रहा है, अंतरदशा आ रहा है, जो भी है, तो इस टाइम पे आ रहे हैं, तो आपको सतर्क रहना है, या हम उसको बोल देते हैं। और उससे कि ये पता करके क्या करना है कि तो पता ही है कि तो गुरु महादशा अंतरदशा आ गया, तो उसका है ना आप रेमेडीज भी बताओगे ना इस टाइम पे, तो गुरु का ये करना है, वो करना है, जो भी रेमेडीज वेरी इंपॉर्टेंट है। हमें सिर्फ ज्योतिष का 2 चीज़ में पूरा ग्रास्प आना चाहिए, एक
अंतर्दशा, महादशा, अंतर्दशा, विदशा, ये टाइमिंग का क्या इफेक्ट होता है वो पता होना चाहिए। और उसका रेमेडी, अगर रेमेडी नहीं बताओगे तो आपके पास आके क्या फ़ायदा है लोगों का, है ना? रेमेडी नहीं बताओगे, आप देख के बताओगे कि हाँ ये तुम्हें एक्सीडेंट होगा, तो उसको तुम बचाओ तभी तो आओगे वो। तो ये तीनों पे ही हम ध्यान देते हैं। नेक्स्ट एंड षष्ठमांसा होने के बाद षष्ठी अंसा मतलब 60 का अंसा, 60 का D60 कंप्लीट होने के बाद ये सिर्फ इन तीनों में ध्यान दे देते हैं, वो तो वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो ये D60 क्या है, गुरु है, ये चंद्र है, धनु राशि में है, धनु राशि का अधिपति गुरु है ना? जी जी गुरु गुरु पाप ग्रह है इस लग्न का, तो उसका अल्पायुष है। कब मिथुन लग्न का ये कौन सा दशा फर्स्ट आ रहा है, बंदा को कहां से पता चलेगा? उसका पहला नक्षत्र का पहला दशा। हाँ राइट, तो आप तो बहुत प्रैक्टिस कर रहे हो, बहुत बढ़िया है। तो नक्षत्र का स्वामी जो भी होता है वो पहले कर देता है, तो वो याद है आपको कौन सा दशा के बाद कौन सा आता है, ये देखना है। जी जी ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया, अल्पायुष हो गया, ये राक्षस। तो यहाँ तक कहाँ क्या पता चल गया हमारा, कोई भी है ना ऐसा शुभ वाला लाइफ में नहीं है। दूसरा उसका राक्षस तत्व बंदा है, और गुरु दशा में उसको अल्पायुष भी है उसका। वो फोर्थ में कर देते हैं कि नेक्स्ट लग्न, लग्न कौन सा इसमें है, लग्न 18 डिग्री 21 मिनट में है। तो लग्न कौन सा लग्न में, D9 के हिसाब से लग्न किस में है, 18 डिग्री। 18 डिग्री कहाँ पे आता है? 18 डिग्री 21 मिनट कौन सा इसमें आता है? 16:60 16:40 तक 5 है, वहां से 20 तक है, मतलब सिक्स नवांशा में है। उसका कैरेक्टर क्या होता है वो भी देख लेते हैं एक बार। सिक्स नवांशा क्या याद है? ये याद नहीं रहेगा आप। सिक्स नवांशा में हो जाते हैं कवर्ड, फ्रेजुलेंट, ओवर एम्बियस, रिवेंजफुल, लैक्स इन मेल पोटेंसी, रिवेंजफुल। ये तो नॉर्मल पर्सन है, ये कोई राक्षस लक्षण है। और सिक्स में इतना लग्न हो गया, कवर्ड है, फ्रेजुलेंट है, तो इनका है ना कैरेक्टर ही बहुत खराब कैरेक्टर है, ये एक पता चल गया आपको। तो D9 देख के है ना उसका कैरेक्टर भी पता चल रहा है, उसका आयुष भी पता चल जा रहा है आपका। और इसको मैरिज का देख लेते हैं अभी, मेन जो है ना मैरिज। इस बंदा का तत्व तो पूरा पता चल गया, राक्षस तत्व है और अच्छा बंदा नहीं है और जल्दी मर जाएगा, अल्पायु है। और D9 लग्नेश, D9 का लग्नाधिपति आ गया गुरु, वंस अगेन लग्नाधिपति गुरु है, गुरु पापी है। तो इनका लाइफ ही ऐसे खराब लाइफ चल रहा है इस कुंडली वालों का। और D9 लग्नेश D1 में केंद्र में है, D1 में कहाँ पे है, यहाँ पे है, केंद्र में है। इसको केंद्र बोलते हैं ना। D9 लग्नेश केंद्र में अगर होता है तो हमने वहां पे बताया कि क्लियरली शादी जल्दी टीन एज में शादी होना चाहिए। ये देखो D9 लग्नेश D1 केंद्र में अगर रहता है उसको अर्ली शादी होना चाहिए। मैंने बहुत बार बोल चुका हूँ आपको, जो भी हम एक बता देते हैं कि इसका ये इफेक्ट होगा, अगर शुभ इफेक्ट मैंने बता दिया, वो शुभ राशि सब शुभ, अगर लग्न का उस लग्न का वो शुभ है तो वो इफेक्ट देगी, पापी है तो डिफरेंट देगी, ये याद रख लीजिएगा। तो वो ऐसा बोल दिए अर्ली शादी, ऐसा मत बोल दीजिएगा। और शादी का जो है उसका अगर हम देखा जाए तो इस पे पूरा दृष्टि, यहाँ पे मैं लिख रहा था D1 में केंद्र में है, पापी है, और इस पे है ना पूरा पाप प्रभाव ही है। इनका दृष्टि वगैरह हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे, किस किस का दृष्टि है, शनि का दृष्टि है, और किसका दृष्टि है यहाँ पे, सात सीधा दृष्टि है तो
ये मून का भी है, मून भी पाप ग्रह है, सन का दृष्टि है। ये 3, 6, 9, 12 जो है ये ड्यूअल राशि है, दुस्वभाव राशि है। तो दुस्वभाव राशि में इन तीनों का प्रभाव रहता है। इनका प्रभाव किंतु पाप ग्रह का प्रभाव बहुत ज़्यादा है इसमें। खुद ही पाप ग्रह है इस लग्न का, और पाप ग्रह का सारे प्रभाव है। इसके वजह से फॉर एग्जाम्पल मैं D10 का यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे ला लेता हूँ। D10 में D10 हम जब नेक्स्ट D10 में जाएंगे ना तो उसके एक पॉइंट ला लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे हम मैरिज के बारे में बात करते हैं, 7वीं है ना, 7वीं एरिया देख लेते हैं हम मैरिज का। तो इसका हम देखते हैं ये विधवा का चांसेस ज़्यादा है। तो वो कैसे पता चलता है D10 से है कि इसमें किस किस का प्रभाव, इसमें तो कोई राशि है ही नहीं एक तो पहले। तो हम ये मैरिज के लिए बताना है तो इस भाव को देखते हैं ना, जी जी 7th को। तो इसमें अगर कंसंट्रेट करोगे आप, इसमें किसका प्रभाव है वो देख लेते हैं। तो इसका ये चर राशि है। तो पहले इसका दृष्टि किसका है, शनि का दृष्टि है, 7वीं दृष्टि, 7वीं इसमें शनि का दृष्टि है। शनि इसका पाप है, यहाँ पे कोई शुभ नहीं है, कोई भी ग्रह नहीं है इसका। इस भाव पे, मैरिज भाव पे शनि का दृष्टि है। और राशि दृष्टि देख लेते हैं, राशि कौन सा राशि का दृष्टि है यहाँ पे, राशि दृष्टि कैसे पता चल जाएगा। नेक्स्ट चर राशि, अभी नेक्स्ट 7 नेक्स्ट स्थिर राशि, ये तो चर राशि है, नेक्स्ट स्थिर राशि कौन सा होगा, 11 होगा। 11 छोड़ के बाकी जो भी है स्थिर राशि का मतलब सेकंड होगा, सेकंड में राहु है, सेकंड में राहु है। उसके बाद कौन सा होगा, 4 होगा, 4 हाँ 2 4 ना, 1 2 3 4 4 5 6, 1 2 3 4 5 होगा ना, 5 में कोई नहीं है, 1 2 3 4 5 6, 5 में कोई नहीं है। 8th है, 8th में कौन है, यहाँ पे सन है पापी है, मरकरी पापी है, केतु नेचुरल पापी है, उसी का दृष्टि है। 8th है ना, 8th के बाद 9 10 11, 11th का तो दृष्टि नहीं होगा। का मतलब इस भाव पे सारे दृष्टि जो भी है वो पाप का ही दृष्टि है, कोई भी शुभ का दृष्टि है ही नहीं इस भाव पे। इसका मतलब क्या होता है कि ये विधवा नहीं बोल सकते। ये एक पॉलिटिशियन का है, वो विधवा हो चुके हैं, इसलिए तो हमने विधवा लिख लिया। विधवा नहीं बोलना है आपको, आपको बोलना है कि सारे पाप दृष्टि इस भाव में पड़ा है। तो ये देख लो आपको क्या क्या बोलना है, कि मैं तो आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ कि ये विधवा है, वो है, ये है, बैड है, मरेगा, ऐसा करके ऐसे सीधा नहीं बोलना है आपको। तो इसका भाव का दूसरा किस एंगल पे, किस इंटेंसिटी पे आप ले रहे हो, वो लास्ट टाइम भी मैंने बताया आपको, अगर ढंग से याद है तो, कि कोई भी पॉइंट को किस इंटेंसिटी पे ले रहे वो कब उसका कॉस्मिक पावर उस टाइम पे आपको बता देगी। इसका मतलब है सारे पाप ग्रह इसका मैरिज का इसका देख रहे, कोई भी शुभ ग्रह टच नहीं कर रहा है। इसका मतलब है ये पति से दूर रहेगी, का मतलब भारिया मियाँ बीवी दोनों, वाइफ एंड हस्बैंड दोनों मिलके रहेंगे नहीं है, मतलब डाइवर्स भी हो सकता है, दूर भी हो सकता है। ये वो कहीं पे मैरिज होने के बाद कहीं पे जाके सेटल हो गया, वहाँ पे कर रहा होगा, जॉब कर रहा होगा, ये यहाँ पे रह रही होगी, वो भी हो सकता है। मृत्यु भी होगी, ये तो पति का मृत्यु भी हो गई होगी। ये सारे कंडीशंस आपको सिचुएशंस के हिसाब से उस टाइम पे जो माइंड में आएगा वो बताओगे। तो इसी हिसाब से हम यहाँ पे D9 का जब एनालिसिस कर रहे हैं उसका देखते हैं। यहाँ पे भी हमारा ये गुरु का आ रहा है कि तो सारे है ना पापी ग्रह है, का मतलब इसका जो मैरिज होने वाला है D9 के हिसाब से जो चल रहा है, तो वो सारे गुरु मेन तो है, गुरु वो भी पापी है, और उसके केंद्र में है तो जनरली आपको टीनेज में होना है, मगर सारे पाप दृष्टि। ये एक पॉइंट आप माइंड में रख लीजिएगा, कोई भी भाव का आप एनालिसिस करते हैं उस भाव में जो है उससे ज़्यादा पावर होता है दृष्टि का।
इसीलिए एक नर दृष्टि है, वो दृष्टि काटने के लिए वो सब लगाते हैं ना, तो घर पे भी आगे रखते हैं। तो दृष्टि वाला है बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो इसमें जो भी है सारे पाप पाप का दृष्टि है, तो इसलिए ये अनमैरिड बंदा है ये बंदा। तो ये इनका अभी तक जो भी कैरेक्टर देखते हैं कि तो ये राक्षस का कैरेक्टर है, इसका दशा भी सही नहीं है, अल्पायुष्य है, और इसका मैरिज भी लेट होने वाला है। तो चलो इसका है ना, एक्चुअली ये तो इनका कैरेक्टर है, लोग क्या सोच रहे हैं इनके बारे में वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये कैसे बंदा है, कैसे सोच रहे हैं लोग, तो बताओ। तो लोग क्या सोच रहे हैं इनके बारे में, तो क्या पता चलता है, कैसे पता चलता है? अर्धपाद हैं? अर्धपाद हाँ, अर्ध लग्न देखना है हमें, राइट अर्ध लग्न देखना है। तो इसका अर्ध लग्न कौन सा होगा? ये देखो, आज जो मैं एक एक ये बता रहा हूँ ना, इससे बहुत सारे पॉइंट्स आपको माइंड में घुसना चाहिए। आप एक्सेप्ट वो ग्रास्प कर रहे हो नहीं, ये ग्रह जैसा ग्रास्प कर रहे हो नहीं कर रहे हो मुझे पता नहीं, किस तरीका से एनालिसिस चल रहा है वो उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो इसका लोग क्या सोच रहे हैं अगर देखा जाए तो, इसका अर्धा, अर्धा कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका अधिपति कौन है, लग्न, अर्ध लग्न कर देते हैं पहले। अर्ध लग्न, लग्न में कौन सा अधिपति है? मरकुरी का मतलब बुध अधिपति है। बुध कहाँ पे पड़ा है? यहाँ पे पड़ा है, लग्न से यहाँ पे पड़ा है ना, मरकुरी यहाँ पे लिखा है, लग्नाधिपति मरकुरी है। तो ये कौन सा भाव है? सेवंथ भाव है, हाँ, सातवीं भाव है। तो यहाँ से 7 गिनना पड़ेगा हमें, 1 2 3 4 5 6 7, तो फर्स्ट है। तो अर्ध लग्न कहाँ पे आएगा? 10वीं में 10वीं। वेरी गुड, आपने सही पढ़ लिया है, बहुत इंटरेस्टिंगली आप जा रहे हो, हैं, सीरियसली ले लिया आपने इसका। तो 110 पे आ गए, 17 पे आ जाता है, तो वो जाता है 10 पे। वो वहां पे कौन पड़ा है यहाँ पे दोबारा? गुरु गुरु है। तो इनका तो पूरा कुल मिला के गुरु बहुत लाइफ में है ना, जेव कारक भी हो गया यहाँ पे, या मरण कारक हो गया, जेव कारक भी हो गया। तो देखो एक ग्रह कैसे गुम गुम के आ रहा है। तो इनका लाइफ में जो भी होने वाले है वो गुरु से ही होना है। तो ये यहाँ पे है, वो गुरु पापी है। कब जब लोक भी, ये एक्चुअली किसका बताती है? फेम। 10th भाव किसका बताती है? फेम बताती है, कीर्ति। ये है ना कि सोसाइटी, सोशल स्टेटस, बहुत अच्छा स्टेटस है कि नहीं, और पावर भी बताती है। का मतलब लोगों का दृष्टि में ये पाप के वजह से ये बहुत आराम बंदा है, आराम खोरे कुछ बोलते हैं ना, बेकार बंदा है। का मतलब अल्पायुष है, राक्षस मेंटालिटी है। तो लोगों, ये कोई भी अच्छा सिचुएशन भी नहीं है, कोई भी इसमें अच्छा एरिया, मतलब इसका संगत भी बेकार ही रहेगा। इसका मतलब, तो मतलब जो भी इस बंदा को देखता है ये बेकार बंदा है, जोल देता है। इसीलिए तो लड़की नहीं मिल रहा होगा, अनमैरिड हो गया होगा। अगर कोई बोल दे कि बेकार बंदा है तो लड़की को देते नहीं है ना, अनमैरिड हो गया। और ऐसा राक्षस बंदा है ये। D9 में, D9 का लग्नेश D9 में अगर 8th में रहता है, पत्नी मौत का कारण भी हो सकता है ये बंदा। D9 ये यहाँ पे इनका है ना, ये जुपिटर कहाँ पे है? 8th में है। तो इसका मैरिज हो गया तो उसका पत्नी का मौत का भी कारक हो सकता है, इसलिए तो सब बेकार रह करके दूर रख रहे होंगे। देखो कितने कितने पॉइंट्स हैं यहाँ पे आपको आ रहे, एक ही कॉन्सेंट्रेटेड पे इसमें जुपिटर है। ये गुरु 8वीं में है, D9 का लग्नाधिपति 8th में है, तो वो मृत्यु कारक हो सकता है। उसके साथ साथ हमने क्या बोला था? D9 लग्नेश 8th में है, अपने पत्नी की मृत्यु का कारण बन सकता है। और उसके साथ सूर्य राहु भी है, पत्नी को जहर दिया गया, जहर जहर दे के मार सकता है। जब ये यहाँ पे एक पॉइंट मैंने बताया, ये पॉइंट बताते ही, पत्नी को जहर दिया गया, वही बंदा दिया ऐसा करके नहीं बोल सकते हम। या अगर किसी का लग्न में D9 8th में है, वो सूर्य राहु भी है वहां पे,
तो सूर्य राहु भी है तो क्या है, पत्नी, उनका पत्नी मरेगी जहर के वजह से, बस वही बंदा दिया करके नहीं बोल सकते। ये किसी का राशि लग्न कुंडली में है ऐसा सिचुएशन, तो उसका पत्नी मरेगी जहर के वजह से। वो फूड पॉइजनिंग से भी हो सकता है, किसी और ने दिया होगा, ये सारे है। तो आप उस टाइम पे है ना, आपने मारा करके नहीं बोल सकते। मगर ये तो किसी का भी है, किसी का नाम भी नहीं लगाया, किसी का भी नहीं लिया, एक रैंडमली लिया, तो हम बोल दे रहे हैं कि देखो ये हमारे पास झगड़ा करने वाला नहीं है। तो ये बंदा पत्नी को मारने का 8th में है गुरु, तो पत्नी का मृत्यु का कारक हो सकता है। और कैसे मारता है वो भी बता दे रहा है यहाँ पे। वो ये सूर्य राहु है तो पत्नी को जहर दे के, और कुछ प्रभाव है आग लगा के। तो इन दोनों में कौन सा इनको मैच होता है देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुरु गुरु के साथ सूर्य है और बगल में राहु है सपोर्टिव। कोई भी, और एक पॉइंट आपको नोट करना पड़ेगा, कोई भी भाव का है ना अगल बगल, तो नाइबरिंग प्लैनेट्स ये भी उसका असर देता है। आपका ये सारे प्लैनेट्स को, हाउसेस को आपका घर मान के चलो। कोई भी भाव को एक्सप्लेनेशन एनालिसिस कर रहे हो, आपका घर मान के चलो। आपका घर के बंदों का प्रभाव बगल वालों का घर पे, घरों में होता है नहीं होता है। आप सुबह उठ के पूजा करके वो घंटी बजाओगे, टक 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 आवाज आती है, ये शंख फूंक दोगे तो 3-4 घर का आ जाता है। आपका प्रभाव का मतलब किसी भी भाव का ग्रह है, उसका प्रभाव अगल बगल वाले में रहता है, या अगल बगल वालों का नाइबर्स का प्रभाव भी आपके पास रहता है ना। तो ये है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जुपिटर 8th में है, पत्नी का मारक, मृत्यु का कारक है। और कैसे, सन भी है, राहु भी है। राहु बगल में है और वही सपोर्टिव हो गया। और मार्स है, मार्स कुछ उसका पापी है, ये सारे पापी है। तो वो ये राहु और सन होता है तो क्या है, जहर देके मार भी सकता है बंदा को। जो अनमैरिड है का मतलब मैरिज तब तक नहीं हुआ होगा, अनमैरिड भी होते, लेट होता है, मान लो शीघ्र मैरिज होना चाहिए था, ये पाप के वगैरह होगा, इसके लिए अनमैरिड लिख लिया मैंने, मगर ये लेट मैरिज होगा। लेट मैरिज होता है तो भी यही होगा उसका हालात। तो कुल मिला के इस कुंडली का D9 देख के इस बंदा का कैरेक्टर पूरा आपको एनालिसिस करना एक तरीका से आ गया है कि नहीं। इसमें कुछ डाउट्स है? D9 के ऐसे एनालिसिस करा सकता है, किया जाता है, ठीक है। जी जी। तो हम D10 पे चले, और D9 का है ना, तो और रुको रुको, D10 कल चलते हैं। D10 का और कुछ, D9 का और कुछ बता देते हैं कि ये तो मैरिज रिलेटेड है ना। और मैंने बृहत प्रसार और शास्त्रा से और मानेश्वर फलदीपिका से, ये उनसे है ना कुछ पॉइंट्स भी जो इम्पोर्टेंट नोटेड पॉइंट, नोटेबल पॉइंट्स है ना, वो निकाल दिया। वो भी आप एक बार देख लो, समझाने के लिए कोशिश कर देता हूँ। समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए। यदि 12th 4th और 8th भाव में अशुभ हो, अशुभ ग्रह हो, शुक्र शुक्र हो, अशुभ ग्रहों के भी, शुक्र अशुभ ग्रहों के बीच में हो, शुक्र तो ये वो है ना मैरिज कारक है शुक्र, ये अशुभ ग्रहों के बीच में हो या पापी से जुड़ा हो, तो जातक अपनी पत्नी को खो देगा, उसकी पत्नी मृत्यु हो जाएगी, का मतलब मर जाएगी। 7th अधिपति 5th में पत्नी की मृत्यु या पुत्रहीन हो जाएगा। 7th अधिपति ये कुंडली का है ना, 7th अधिपति, 7वीं अधिपति। 7th भाव क्या है, 7th भाव आपका मैरिज का है, मैरिज का है ना। उस भाव का जो भी बता रहे वो मैं समझा दे रहा हूं आपको। 7th अधिपति 5th में होता है तो पत्नी का मृत्यु हो जाएगी। 5th स्वामी या 8th स्वामी का मतलब 5वीं भाव का अधिपति, ये 8th भाव का अधिपति 7 में रहता है, 7वीं भाव में रहता है, पत्नी की मृत्यु हो जाती है। कमजोर, चंद्र कमजोर है, वो 5th में है, पापी ग्रह है, लग्न में है और 7th में है, पत्नी और बच्चों नहीं रहेंगे। 7th में सूर्य और राहु है, महिलाओं के साथ संबंध में के माध्यम से धन की हानि होगी।
ये सारे इन्होंने जो 7th भाव के बारे में बताया, वो पॉइंट्स है ये सारे। तो आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए कुंडली में, अगर ऐसा ये कुंडली का टाइम पे अगर इसमें से कुछ क्वेश्चंस आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ। 7वीं अधिपति 5th में है, पत्नी की मृत्यु या पुत्रहीन हो जाएगा। 5th स्वामी या 8th स्वामी 7th में रहता है, पत्नी की मृत्यु हो जाएगी। कमजोर 7th में सूर्य राहु महिलाओं के साथ संबंध के माध्यम से धनहानि, ये हो गया। लग्न कुंडली के से पत्नी की मृत्यु हो जाएगी। 7th भाव में कौन कौन होता है? कुछ क्वेश्चंस आ रहा है, ये तो आप पढ़ सकते हो। क्वेश्चंस नहीं आए तो कैसे पता चलेगा आपको? है ना कि पहले ऐसा होता था कि गुरु के साथ पास जाके बच्चे सीखते थे, है ना, गुरु के संग में रहते हुए गुरु ने जो बुक्स का माध्यम से सिखाया या वो बोलते हुए ये पॉइंट्स, जैसे मैं पॉइंट्स पढ़ रहा हूँ ऐसे पॉइंट्स सिखाया, उससे ज़्यादा सीखता है उनके संग में रहने से, उनका एक्टिविटीज के वजह से, उनको जो कर्म कर रहे हैं उससे ज़्यादा सीखता है। उससे ही बहुत सारे चीज़ें आपको आता है। क्वेश्चंस भी आना चाहिए, जैसे क्वेश्चन आते हैं तभी है। ये पॉइंट तो आप भी पढ़ सकते हो, मगर मैं ये बता रहा हूँ 7th अधिपति 5th में है, पत्नी की मृत्यु हो जाएगी। पत्नी का मृत्यु किसी का नहीं होता है क्या? किसी का भी पत्नी का मृत्यु होती है ना, कभी ना कभी तो होती है। इससे कौन सा बढ़िया बात है? ये क्वेश्चन तो आना चाहिए है? अकाल मृत्यु ऐसे तो नहीं बताया यहाँ पे, अकाल मृत्यु नहीं होगी, मृत्यु होगी। 5th स्वामी या 8th स्वामी साथ में रहते हैं तो पत्नी की मृत्यु होगी। पत्नी को मृत्यु तो होना है यार, राज नहीं है तो कल होना है, तो इसमें कौन सा बड़ी बात है? ये क्वेश्चन तो आपको माइंड में आना चाहिए यार, तभी आप एनालिसिस करोगे। इससे क्या पता चल गया आपको? कुछ पता नहीं चला, मैंने पढ़ लिया, आपने पत्नी की फर्स्ट मृत्यु होगी, ऐसा हस्बैंड के पहले पत्नी मर जाएगी। नहीं, ऐसे नहीं है। किसी की वर्षफल में अगर मेरा कुंडली में ये नहीं है, कुंडली का टाइम है, नाटल में नहीं है, जन्म कुंडली में नहीं है ये सिचुएशन, फ्यूचर में जाके किसी भी साल में ऐसा सिचुएशन आ सकता है। गोचार के दौरान, ग्रह संचार के दौरान 7वीं अधिपति जिस साल में, मेरा 7वीं अधिपति वर्ष लग्न देखते हैं ना, वर्ष कुंडली, 7वीं अधिपति 5th में चला जाता है, उस साल में मेरा पत्नी का मृत्यु होने का संभावना है। गॉट माय पॉइंट? जी जी। चंद्र प्रकाश जी, पॉइंट समझ में आया? हाँ जी। गोचर के साथ में होगी। हाँ, तो अदीप मित्र जी, मित्र जी ये ज्वाइन होके चले गए हैं घर कहीं पे। हाँ, आपका कुंडली में, किसी का कुंडली में, किसी का भी कुछ साल के बाद ऐसा गोचार के दौरान इस सिचुएशन में आ जाता है तो आप सतर्क कर सकते हो, आपका पत्नी का तबीयत खराब होने वाला है, देख लीजिए। ये बाहर जब भी जाते हो पत्नी के साथ ओवर स्पीड पे मत जाइए, उनका प्रकृति उनका विरुद्ध चल रही है इस टाइम पे। आया समझ में? उसी हिसाब से आपको बताना पड़ता है। ऐसे यहाँ पे पॉइंट पढ़ लिया तो उसी के लिए ढूंढते रहे। और मैंने एक बताया आपको, मेरा जो ये पॉइंट्स पढ़ने से ज़्यादा जो मैं एग्जाम्पल्स वगैरह देता रहता हूँ, उसी में से बहुत सारे पॉइंट्स आपको ग्रास्प करना पड़ता है, ग्रास्प कर रहे होंगे। और एक बताया कि स्टूडेंट या कोई भी है उसको स्कूल जाना जरूरी है, मगर स्कूल में जो भी जाता है वो स्टूडेंट होने का जरूरी नहीं है। गॉट माय पॉइंट? हाँ, तो मतलब क्या है यहाँ पे, क्यों बताया मैंने?
अगर किसी का पत्नी का मृत्यु हो गया तो ये जरूरी नहीं है कि उनका 7वीं अधिपति 5वीं में हो, मगर ऐसा सिचुएशन आता है तो उनका पत्नी का मृत्यु होने का संभावना है। ये सतर्क का दस्तखत, ये कुछ बोलते हैं ना, एक पॉइंट है सतर्क करने का। किसी का भी उनका पत्नी का मृत्यु हो गया तो आप जो बोल रहे हो 7वीं अधिपति 5 में नहीं है, ये मत बोलना मुझे। तो उसको वही आपका लॉजिक्स, आपका एनालाइजिंग पावर है ना, माइंड पावर यूटिलाइज करना पड़ेगा आपको। किसी का जनरली पत्नी का किसी का वर्षफल में कुछ साल के बाद वर्षफल में उनका कुंडली में ये पोजीशन आ जाता है तो आपको पहले ही पता चलता है। इसीलिए अंतरदशा दशा, कौन सा दशा में कौन सा ग्रह कहाँ पे रहने वाला है, आपको पहले ही पता चल जाती है। तब आप बोलते हो कि इस साल में आके आपका पत्नी का मृत्यु होने का संभावना होता है। क्लियर? तो ये पॉइंट्स सारे आपका बेसिक पॉइंट्स है, माइंड में रखना है, या बुक में लिख के जब भी किसी का एनालिसिस करते हो ये सारे पॉइंट्स बगल में रखे ही, एक एक पॉइंट, एक एक भाव का जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स बगल में रखे, वो पॉइंट्स मैच हो रहे हैं नहीं हो रहे चेक करना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पे लग्न कुंडली में, लग्न कुंडली से पत्नी का मृत्यु कैसे पता चलती है। अब आ गए यहाँ पे लग्न कुंडली, तभी तो मैं पीछे जाके आपसे पूछ रहा था इसका क्या है, इसका क्या है। अब मैं ये बताता हूँ लग्न कुंडली। लग्न कुंडली में पत्नी के मृत्यु कहां से पता चल जाता है? 7वीं भाव में शुक्र वृश्चिक में है, का मतलब 7वीं भाव में वृश्चिक राशि हो। वृश्चिक मतलब 7वीं भाव में, वृश्चिक मतलब कौन सा आना चाहिए? 8 आना चाहिए। 7वीं भाव में 8 हो, उसमें शुक्र हो। 7वीं भाव में शुक्र वृश्चिक राशि में बैठा है, या ऋषभ हो उसमें बुध बैठा हो, मकर हो उसमें गुरु बैठा हो, मीन हो उसमें शनि बैठा हो, मीन हो या उसमें कुज बैठा हो, और ऐसा है पत्नी का मृत्यु होगी। लग्न कुंडली से आप देख सकते हो। यहाँ पे भी पॉइंट आए नहीं आए क्वेश्चन कुछ? जी, कब होगी वो पता नहीं चला। वही है ना, ये क्वेश्चन से आपको है ना हर चीज टटोलना पड़ेगा, तभी आपको पता चल जाएगा ना। इसका मतलब है मैरिज होने का कुछ ही दिनों के अंदर जल्दी ही उनका मृत्यु होने का संभावना है। तो किसी का कुंडली में अगर ऐसा है तो उनको लड़की देने के, इसलिए कुंडली देखते हैं ना, तो ये पॉइंट्स एक ये D9 में ये पॉइंट्स देख लेते हैं वो लोग। अच्छा इसका है तो मेरा बेटी, इसके किसी का लड़का को दे रहे तो उसका ये ऐसा है, तो उसको जो भी देते, इसीलिए एक पहले बोलते थे ना गधा से मैरिज करा दो या किसी से मैरिज करा दो, वो मर जाएंगे। तो और आपका देवाशीष पटनायक जी, आपके लिए आ रहा है सेकंड जी नंबर, पत्नी का दिशा पता चले जाएगा और 2 पत्नी है कि नहीं पता चल जाएगा, वो कैसे वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा। 7th भाव, ये तो क्लियर ना आपको अभी कुंडली, ये पॉइंट क्लियर हो गया। जी जी तो 7th भाव अधिपति पापी युक्त, पापी ग्रह के साथ हो, ये पापी का दृष्टि है, ये पाप ग्रह का बीच में है, ये नीचे स्थान में है। कुल मिला के 7वीं अधिपति खराब सिचुएशन में है, तो पत्नी से वंचित हो जाएगा। मतलब इसमें पॉइंट क्या है जो पकड़ना है आपको, जिसका ऐसा सिचुएशन में है वो पत्नी उसको छोड़ के भाग जाएगी। तो ये दूसरों को बताना ऐसा नहीं है कि तो आप लोगों को तो मैं बता दे रहा हूं, ऐसा पत्नी इसको है ना धोखा देके चले जाएगी। और शुक्र पापी युक्त है, 5, 7, 9th में है, तो पत्नी का मृत्यु हो जाएगा या अपंग हो जाएगा। का मतलब अपंग होने का मतलब यहाँ पे एक्सीडेंट भी हो सकता है, ये मान के चलो, कोई भी हड्डी टूट गया होगा, ये कुछ भी हो गया होगा, हाथ टूट गया, ये ऐसा। जब शुक्र किसी का भी आने वाला साल में किसी का भी शुक्र पापी युक्त होके
5 7 9th में रहता है, पोजीशन में आ गया तो आपको है ना सतर्क करना पड़ेगा कि पत्नी का प्रॉब्लम हो सकता है। वो ऊपर का ही दूसरा इसमें बता रहा था ऐसा। कुछ शनि शुक्र एंड चंद्र से 7वीं भाव में रहता है, पत्नी रहित और निसंतान होगा उस बंदा। तो अनमैरिड पर्सन, अगर कुछ ये अभी तो उनका देख लो, मोदी जी और योगी जी, इनका तो कुंडली निकाल कर देख लो। कुछ एंड शनि शुक्र और चंद्र से 7वीं भाव, वहां से चंद्र जहां पे है वहां से फर्स्ट नंबर काउंट गिनती करोगे, 7वीं भाव में ये लोग है क्या चेक कर लो। अगर है तो पत्नी रहित रहेंगे और निसंतान रहेंगे। पत्नी नहीं है तो संतान कहां से आएगा, आजकल तो हो रहा है, मगर यहाँ पे तो ऐसा नहीं है सिचुएशन। नपुंसक ग्रह 7 में हो और 11th में हो, 11th में 2 ग्रह है तो 2 पत्नी रहेंगे। देख लो आप पटनायक जी। जी जी गुरु जी। 11th में 2 ग्रह है क्या? 11th में कोई ग्रह नहीं है मेरा अरे साथ में ढूंढने गुरु जी। ये 11th में कोई नहीं है तो ये वहां पे 7th में नपुंसक ग्रह होना चाहिए। और नपुंसक ग्रह कौन सा है? मर्क्यूरी और बुध और शनि। शनि, ये दोनों श- ये दोनों दो ही है, दोनों 7वीं में हो और 11th में 2 ग्रह है तो 2 पत्नी रहेगा। और 7th स्वामी प्लस शुक्र विश्व भाव राशि में रहता है, 2 पत्नी रहेंगे। ये है क्या, देख लेना। 7th का अधिपति, 7वीं भाव का अधिपति प्लस शुक्र के साथ, यह शुक्र, ये दोनों कहीं पे भी विश्व भाव दोनों होना चाहिए, विश्व भाव ये दोनों साथ में विश्व भाव राशि में होना चाहिए, 2 पत्नी है। जी है। आई यार मजा आ गया तुम्हें तो, मैरिज ही नहीं है तुम्हारा तो पहले वो आई कि नहीं चेक कर लो। पापी भी, ये अच्छी पत्नी आएगी, ये पढ़ लेना आप। पापी भी 7th स्वामी होके, ये एक पॉइंट आप, इवन पापी है, पाप ग्रह है, 7th का स्वामी हो जाता है और 7th में रहता है, 7th भाव में पाप ग्रह होके भी 7th में ही रहता है तो अच्छी पत्नी मिलेगी। इवन पाप ग्रह भी 7th का स्वामी होना चाहिए और 7th में रहना चाहिए तो अच्छी पत्नी रहेगी। 2nd और 7th भाव पाप युक्त होके पाप दृष्टि होता है तो पत्नी की मौत हो जाएगी। स्त्री का उसमें है ना, चंद्र प्लस शनि 7th में रहता है तो 2nd शादी हो जाने का संभावना है। चंद्र और चंद्र प्लस शनि दोनों 7वीं भाव में रहता है तो उनका 2nd शादी हो सकता है, वो डाइवर्स के वजह से होगा, ये दूसरा कुछ भी है, 2nd शादी का संभावना बहुत ज्यादा है। ये पुरुष का चंद्र शनि 7th में होता है तो वाइफलेस हो जाएगा। ये देखो यार, ये है क्या तुम्हारा? नहीं गुरु जी, नहीं गुरु जी। ऐसा नहीं है ना। देवाशीष जी यहाँ पे देख लो, स्त्री का ये भगवान ने क्या कर दिया हमारे लिए। स्त्री का है चंद्र और शनि दोनों 7वीं में रहता है तो वो 2nd दो शादियां मजा दे दिया उनको। और पुरुषों का चंद्र शनि दोनों साथ में रहता है तो वाइफ ही नहीं काट लिया यार, वाइफलेस हो गया। ये पॉइंट्स याद रख लेना, ठीक है जी। 7वीं में ग्रह, 7वीं में स्वामी शुक्र, ये 7वीं में जो भी ग्रह है और 7वीं का स्वामी और शुक्र, 3 है ये, यहाँ पे 3 ग्रह आप ले लोगे। उसमें जो बलवान है ये आपका देवाशीष जी, जी आपके 7वीं में कौन सा ग्रह है? 7वीं में कुछ भी नहीं है गुरु कुछ जी। भी नहीं है का मतलब 7वीं अधिपति को पकड़ोगे, 7वीं अधिपति, 7वीं में कौन सा है? 7वीं में सर ये लग्न है सर, मीन लग्न है, तो 7वीं में कन्या। 6 आ गया, कन्या आ गया। कन्या अधिपति बुध है। बुध और शुक्र इन दोनों में आपका कुंडली में जो शक्तिमान है, बलवान है, जिसका शक्ति ज्यादा है, ठीक है, बल जी। निरूपण करके हम देख लेते हैं। वो जो बल है उसका दिशा जो है, ग्रह दिशा बताया ना हमने, जी जी जी। पत्नी का
आपका पत्नी का, होने वाली पत्नी का ग्रह का मतलब उनका उस दिशा में मिलेगी आपको। आपका अच्छा ग्रह से उस दिशा में ही, उस साइड में ही मिलेगा। अगर नॉर्थ है तो नॉर्थ साइड का मिलेगी, ईस्ट है तो ईस्ट साइड का मिलेगी, वेस्ट है तो वेस्ट साइड के। आप निकलो कल सुबह की बैगेज लेके उस दिशा में। शादी, जी गुरुजी। शादी कौन सा दशा में होगी, शादी कौन सा दशा में होगी यहाँ पे बता रहे। शादी 7th में स्थित ग्रह, जो भी 7th में ग्रह है, बुध आपका बुध, आपका कोई नहीं है वहां पे, का मतलब अधिपति ही होगा। तो 7th भाव में जो भी राशि है उसका दशा में शादी होने का, तो शादी होने का है तो उसका दशा चल रहा है कि बच्ची का है, बेटा का 3rd साल में आ गया, उसका दशा बुध का दशा आ गया तो आप मैरिज होने वाला है ऐसे मत बताना। उसका उम्र भी ध्यान रख लेना, वो कितना मैरिज का उम्र में है या नहीं है, वो देख के ही आपको बताना पड़ेगा। ये संभावना का मतलब आप ये बोल सकते हो कब शादी होगी। कोई पूछता है कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कब शादी होती है, अच्छा इनका बुध दशा अभी आने वाला है। ये कोई भी है कि वहां पे 7वीं में जो ग्रह है उसका दशा, ये दशा, इस दशा में आप कोशिश कर दीजिए कि आपको सफलता मिलेगी, ये बोल सकते हो। या वहां पे कोई भी नहीं है तो उससे जो ग्रह स्थित है उससे पावरफुल कौन सा होता है, कोई भी भाव में कोई भी ग्रह है उससे पावरफुल कौन होता है, उस जिसका दृष्टि है ना। अभी बात हो रहा था हमारा जो 7वीं भाव में कोई भी नहीं है तो उसके ऊपर किसका दृष्टि है वो देख लो। उसका, उस ग्रह का जिसका दृष्टि है उस ग्रह का दशा कब आ रहा है देख लो। तो वो उनका मैरिज का उम्र में उसका दशा आ रहा है, मैरिज के उम्र में वो कैलकुलेट करके अच्छा इसका दशा में आपको होने वाला है, ये बोल सकते हो। ये 7वीं का स्वामी, अभी वो भी नहीं है, दृष्टि भी नहीं है, तो 7वीं का स्वामी जो है उसी का दशा में होने का संभावना है। ये लग्नेश 7th का गोचार में है। ये जो कंडीशंस है, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस है, किसी किसी के ऊपर अप्लाई हो जाता है ये कंडीशंस पर, किस दशा में उनका शादी होगी करके। ये और भी पॉइंट्स है D1 में राशि स्वामी, जिसमें ये यहाँ पे पॉइंट्स अगर समझ में नहीं आता है तो एक बार बता देता हूँ। D1 में लग्न में, D1 मतलब ये D9 में, D1 में लग्न में राशि स्वामी जिसमें 7th स्वामी स्थित है, का मतलब 7th लॉर्ड आपका केस में बुध है, कन्या राशि वहां पे बैठा है, वहां पे कोई नहीं है, उसका 7th स्वामी बुध कहां पे बैठा है, जिस राशि में बैठा है उस राशि, बुध कहां पे बैठा है, आपको किस राशि में बैठा है, अष्टम भाव में। का मतलब वृश्चिक राशि में, हाँ वृश्चिक राशि में बैठा है, तुला तुला में है, तुला में है 7वीं में। सर, ये मीन लग्न है अभी तो अष्टम आपका भाव। ठीक है, कोई कहीं पे भी है, ये 7वीं स्वामी, 7वीं अधिपति जिस राशि में बैठा है उस स्वामी, जिनमें से दोनों में से जो भी शक्ति D9 का वो लेना पड़ेगा आपको। और D9 में राशि स्वामी जिसमें 7th स्वामी स्थित है, ये भी 7th अधिपति जिसमें बैठा है उस राशि का अधिपति D1 में D9 में दोनों में निकालते हैं हम, निकाल के ये क्या हुआ, दोनों में निकाल के उनमें से दोनों में से जो भी बलवान है, गुरु, गुरु ग्रह उसमें जब ट्रांसिट होता है उस भाव पे, उस राशि में, तब उनका मैरिज होने का संभावना है। यह मैरिज का डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस है। ऐसी बृहद प्रसार योग शास्त्र में भी बताया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से इसलिए उठाया मैंने, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसमें से मैंने दिखाया। लग्न चंद्र इवन राशि में हो, शुभ प्रभाव हो, अच्छे पति पुत्र, ये तो ये साथ में पाप और कुछ के साथ रहता है, ये तो ऑलरेडी विधवा होने का संभावना है। विधवा यह भी यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है, विधवा तो कब होगी तो पता चल जाएगा, वर्ष का उसमें है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कुछ शनि राहु केतु पति पत्नियों का दोनों का कुंडली का जब देखेंगे हम, कुछ शनि राहु केतु, ये क्या है कुछ शनि राहु केतु,
पाप ग्रह। हाँ, नेचुरल पाप है, नेचुरल सहज पाप ग्रह है, नेचुरल मेलिफिक्स। इसका इफेक्ट्स किसी में भी कुंडली में है तो उसका ना इफेक्ट्स बहुत प्रॉब्लमैटिक क्रिएट करता रहता है। मगर इसलिए पूर्वजों पहले बोलते थे ना कि इसको मैरिज होने के बाद सुधर जाएगा, सब सुधरेंगे नहीं है। कौन सुधरता है? इस कुंडली वाला। कुछ शनि राहु केतु का प्रभाव ज्यादा है, पाप ग्रह का प्रभाव जिसके ऊपर ज्यादा है, लग्न के ऊपर, उसका पत्नी का कुंडली में कुछ शनि राहु केतु सेम पोजीशंस में है, सेम राशियों में, दोनों का ये लकी बहुत कम मिलता है ऐसा। अगर ऐसा मिल गया दोनों का मैरिज के बाद ना, दोनों का उनका इफेक्ट नलिफाई हो जाता है, का मतलब उनका लाइफ बहुत बहुत अच्छा रहेगा। उसका जो हानि कुछ शनि राहु के तो 4 ग्रहों का हानि जो देने वाला है वो सारे जीरो हो जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको किसी का मैरिज का वो देखते हो ना, तो उस टाइम पे ये देखना पड़ेगा आपको। देख लिया तो बहुत मजा आ जाएगा, उन दोनों का कॉम्बिनेशन है बहुत बढ़िया रहेगा। कुछ शनि राहु केतु दोनों का कुंडली में होना चाहिए, उसी पोजीशन में राही हानि राही नहीं रहेगी। और दूसरा है कि ये किसी का भी मैरिज होने के बाद कुछ ही दिन के बाद या कुछ ही महीने के बाद किसी का डेथ हो जाता है ना, वो कैसे है? ये D9, ये एक पॉइंट है। D9 लग्नेश में, D9 का लग्नेश शनि या मंगल हो, D9 का लग्नेश लग्नाधिपति शनि या मंगल हो। शनि मतलब D9 का लग्न में कौन सा होना चाहिए? मकर कुंभ। D9 में मकर कुंभ शनि अधिपति होगा ना, तब D9 का लग्नेश शनि हो या मंगल हो। मंगल मतलब कुज, कुज मतलब मेष और वृश्चिक, ये डी है ना। ये D9 में हो, लग्नेश शनि मंगल हो और चंद्र प्लस शुक्र उसमें हो, चंद्र शुक्र दोनों लग्न में हो, तब वो लेडी प्रोस्टिट्यूट हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। किसी का मैरिज के बाद कुछ महीने के बाद इसका गंड है, बोलते हैं ना कि इसका मृत्यु हो जाती है, इसलिए वो उसमें आ जाता है कि ये ज्येष्ठ नक्षत्र में किसी का भी जन्म हो, वो मैरिज के कुछ दिन के बाद, मैरिज के बाद फर्स्ट मृत्यु है, कुछ दिन का मतलब तुरंत मर जाता है किसे नहीं बोल सकते, तुरंत बाद मर जाएंगे ऐसे लिखा है, मगर हम बोलेंगे कि फर्स्ट मृत्यु उनका जो भी होता है उनका फैमिली में, वो उनका देवर का हो सकता है। अश्लेष राशि का जन्म नक्षत्र हो, वो सास का डेथ हो सकता है। का मतलब अश्लेष नक्षत्र का जो भी अगर लेडी है या जेंट है, उनका जो पत्नी होने वाले पहले ही अगर सास नहीं है तो बहुत सही है, वो देख के भी आप दे सकते हो, मगर फर्स्ट डेथ उनका होगी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको लेना है। मूल नक्षत्र वालों का जन्म नक्षत्र मूल नक्षत्र में होता है, तो उनका शादी के बाद ससुर का डेथ पहले हो जाती है, और वैशाख नक्षत्र वालों का पहले डेथ उनका परिवार में, दोनों साइड का परिवार में फर्स्ट डेथ हो गई छोटा भाई की। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से हमने बृहद प्रसार से ले लिया। ये है D9 का कंप्लीटली। ठीक है जी। तो आज D9 एक्सप्लेनेशन से ज़्यादा और बहुत सारे तो सीख लिए होंगे आपने, मैं तो ऐसा सोचता हूँ।